नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी, यह यूरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर आज सेकंड हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया गया है। साथ में साथी आपको इसी चैनल पर अध्ययन मंत्रा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और रंजीत आईएएस सर का, किरण और रुक्मणी पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको भी देखा करें और हो सके तो चैनल को शेयर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानघाट के अवशेष हमें मिले हैं? जल्दी बता दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो साथ ही यहाँ पे सबसे विशाल स्नानघाट के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना की थी, किसने की थी? तो मेगास्थनीज कीते हैं, याद रखना है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की जाती है और इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपका भरत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा नदी साथी? तो याद रखना है, यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, परुष्णी नदी। ठीक है, क्या होगा? परुष्णी नदी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था और यह आपको बताना है कि परुष्णी नदी का वर्तमान में क्या नाम है। ठीक है, ये जरूर आप लोग बताइएगा। और इस युद्ध में कौन कौन थे? तो याद रखना है, 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा था। किससे? तो भरत वंश के अंतिम शासक दशराज से। ठीक है, इस युद्ध में दशराज का विजय होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो कहता है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इजी प्रश्न है, इतना इससे कई लेवल, हार्ड लेवल का हम आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो जल्दी बताते चलिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है कहाँ होता है? तो लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ है? तो साथ ही वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। देखिए, विक्रम संवत का जो आरंभ माना जाता है यह कब से माने जाते हैं? तो याद रखना है, यह आपको साथ ही 57 ईसा पूर्व से आसपास से माने जाते हैं। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण था थोड़ा सा। आगे चलते हैं तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकंड साथी, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की शासकीय जो भाषा थी यह आपको याद होना चाहिए कि वह संस्कृत था और परसों वाला ही हम सेट में पढ़ाए हैं। परसों वाला सेट में ही आपको बताए हैं गुप्त वंश के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा याद रखा कीजिए। ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक होता है कौन होते हैं? तो श्री गुप्त होते हैं और इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, इस वंश के बारे में महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ध्यान दीजिएगा साथी, एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है यह किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। और यह जो मंदिर है साथी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कहता है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत इजी प्रश्न है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महमूद गजनी जो भारत पर आक्रमण करता है कितने बार करता है? तो 17 बार करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें महमूद गजनवी के बारे में साथी, तो यह आपका लगभग अगर हम बात कर लें तो इसका जो शासनकाल रहता है, यह समय रहता है मेरा मतलब से, तो यह आपका रहता है 1000 के आसपास। एक सेकंड, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं साथी, आपको हम 10,027 के आसपास इसका समय रहता है मेरे ख्याल से। एक बार गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से कंफर्म यही है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।
अगर बात कर ले इसके बारे में तो यह आप 17 बार यह भारत पर आक्रमण करता है और इसका मूल्य उद्देश्य जो था यह क्या था, तो इस्लाम का प्रसार करना था और मूर्ति भुंजक को समाप्त करना था और अपना क्या करना था, तो भारत के जो समृद्ध शक्तिशाली यहाँ पे जो शासन प्रशासन थे उनको समाप्त कर अपना शासन प्रशासन लगाना था, अपना साम्राज्य विस्तार करना था, ये सब चीज़ थे। तो ये सब आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत को स्थापना जो करता है, क्षमा चाहेंगे साथी, इल्तुतमिश यहाँ है, इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना करता है कौन करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद होना चाहिए आप सभी को। लेकिन जो है साथी यह कुछ दिन ही तक शासन करता है, उसके बाद इसका दामाद कह लें, इसका गुलाम कह लें, इल्तुतमिश आ जाता है। तो इल्तुतमिश जो है यही दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजबूत करता है और विस्तार करता है, इसलिए भारतीय इतिहास में इसको वास्तविक शासक माना गया है। चलिए उसके बाद कहता है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपका कौन सा होगा, तो खिलजी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो है यह कौन सा वंश है, तो खिलजी वंश है। जो कि हम बात कर ले अगर तो लगभग 30 वर्ष यह शासन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं आगे तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा साथी। हम शॉर्ट में चल रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं ताकि क्विक रिवीजन करने में आपको सहायता हो। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन जो भी कुछ हो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा समय टू समय। कहता है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। अकबर के समय में संपूर्ण जो साम्राज्य था यह कितने सूबे में विभक्त था। सूबे का मतलब होता है प्रांत कह लें, राज्य कह लें, एक ही होता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका 15 होगा। क्या होगा, 15। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी के आसपास हम बात करें तो प्रशासनिक सुविधा के लिए संपूर्ण जो साम्राज्य थे यह आपका कितना था, तो यह आपका 15 सूबे में बटे हुए थे, जो कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित है। चलिए सुम्मिलित कीजिए। एक यूरोपीय देश है और दूसरे तरफ आपका क्या है, तो स्थापित प्रथम कारखाना है। तो किस कंपनी के द्वारा कौन कौन से कारखाना स्थापना की गई थी, तो जल्दी जल्दी आप लोग बता दें। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो फ्रांसीसी कालीकट। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांसीसी जो है या कालीकट जो है यह आपका सब सही होगा। यह क्या है, सही नहीं होगा। क्या कह रहा है, सुम्मिलित, निम्नलिखित में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है ना। तो फ्रांसीसी और कालीकट जो है यह सही नहीं है। ठीक है, यह सही नहीं है। देखिए हम बता देते हैं थोड़ा सा ताकि समस्या ना हो, आपको कंफ्यूज ना हो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह भारत में प्रथम कारखाना कहाँ करती है, तो 1688 में। ठीक है, कहाँ पे, तो सूरत में स्थापित करती है। तो इस प्रकार से ये जो है गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। देखिए भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज है, कई बार बताए हैं कि कौन था, तो वह था आपका, जल्दी से बता दीजिए कौन था। भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज़ था इसमें कौन था, तो जॉन मिंडेल हॉल थे। जॉन मिंडेल हॉल थे भारत आने वाले ये प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडेल हॉल थे, जो कि स्थल मार्ग से कब आते हैं, तो 1597 में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है और यह आपको बुक में भी नहीं मिलेगा ये सब चीज़, इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखिएगा। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो याद रखना है यह कौन होगा, तो यह आपका जहांदर शाह होगा। ठीक है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जो कि इसकी उपाधि थी। लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह शासन तो करता था लेकिन इसके पास कोई बुद्धि नहीं था। समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहानी इसका पढ़ने में मज़ा आएगा।
उसके बाद हम बात कर ले आगे, तो यहाँ पे मुअज्जम है। मुअज्जम को क्या कहते हैं, अगर बात चलिए मुअज्जम पूछ ले तो क्या कहेगा, तो शाह बेखबर कहा जाता था। इसको पता ही नहीं चलता था कि अपने साम्राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसलिए भारतीय इतिहासकार और महत्वपूर्ण जितने इतिहासकार हैं उन सभी के द्वारा इनका जो उपाधि दिया गया है शाह बेखबर, अर्थात इनको कोई भी खबर नहीं है। उसके बाद है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या उपाधि है, तो इसका घृणित कायर उपाधि है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद शाह को घृणित कायर कहा जाता है। और आपका उसके बाद है, एक सेकंड साथी, आपका मोहम्मद शाह को घृणित कायर कहा जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, हम याद नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा। हाँ चलिए, फर्रुख सैयार को घृणित कायर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फर्रुख सैयार को क्या कहते हैं, घृणित कायर कहते हैं। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहता है। ठीक है, तो ये चारों को याद रखेंगे, 100% आपका सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो जाता है साथी, एक्चुअली में जो मतलब अब इतना सारा इतिहास है, पूरा इतिहास तो दिमाग में एनी टाइम नहीं रहता है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का जो अंतिम नवाब था वह कौन था, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। यह था आपका मुबारक उद दौला। कौन था, मुबारक उद दौला था, जो कि अगर हम इसके बात कर लें तो इसका समय रहता है 1770 से 1775। ठीक है, याद रखेंगे। और बंगाल का यह अंतिम नवाब होता है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं, तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। महत्वपूर्ण है, बुक पूछ देगा आपसे, बुक पूछेगा ही और लेखक पूछेगा ही, कंफर्म है। तो साथ ही यह आपका हो जाएंगे कौन, तो बी.डी. सावरकर। याद रखना है, बी.डी. सावरकर ने क्या लिखा है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप सभी को। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, देखो वेद समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो याद रखना है, यह आपका हो जाएंगे कौन, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होंगे। यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो श्री धरुल नायडू। श्री धरुल नायडू जो हैं यही क्या करते हैं, तो वेद समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1864 में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, तो मद्रास में करते हैं। मद्रास वर्तमान में कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। पाइक जो विद्रोह है यह किसके नेतृत्व में होता है, तो यह आपको याद रखना है कि यह आपका बक्सी जंग बंधु के नेतृत्व में होता है। किसके, बक्सी जंग बंधु के नेतृत्व में होता है। कब होता है यह भी पूछ देगा, तो 1917-18 के आसपास होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो उड़ीसा में हुए पाइक विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं यह कौन करते हैं, तो बक्सी जंगबंधु करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए, एक तरफ पत्र और पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ उसके संस्थापक या फिर आपका संपादक हैं। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर करते चलें। इसका जो राइट आंसर होगा साथी यह क्या होगा आपका, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल गजट है, सोम प्रकाश है और आपका बंग दूत है। तो क्या इसमें से सही होगा, बिल्कुल नहीं। हम आपको बताए हुए हैं, आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा और अपना आंसर जरूर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगर जिनको पता हो तो बेहतर है, नहीं पता हो तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो हम पुराना वाला मेरा वीडियो जाकर देखिए, वहाँ सारा बताया गया है, एक एक पत्रिका और संपादक बताए गए हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपका एग्ज़ाम में आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम बार बार यही आपसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आप लोग पुराना वीडियो देखिए। पुराना वीडियो देखिएगा तो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपका लेक्चर डाल दिया गया है कि बड़ा से बड़ा जो कोचिंग परचेज करवा कर आपको पढ़ा रहा है वह चीज़ आपको यहाँ पे निःशुल्क मिलने वाला है। और साथ ही बस आपका बदले में क्या लगेगा, तो टाइम लगेगा। आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत वीडियो डाला गया है, कम से कम 120-30 वीडियो डाला गया है सिर्फ आपके लिए, शिक्षक भर्ती को लेकर। उस वीडियो को एक बार देखिए जाकर, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम बोल रहे हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपका क्या होगा साथी, तो याद रखना है 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में। ठीक है, यह जो 1854 की वुड डिस्पैच है यह आपका 1857, ध्यान से सुनेंगे, 1857 में बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में क्या कहते हैं, तो तीनों जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। वुड डिस्पैच
कि शिक्षित संबंधित घोषणा को भारतीय शिक्षा का मेगना काटा कहते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि भारतीय शिक्षा का मेगना काटा किसको कहते हैं, तो साथी याद रखेंगे वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपका शिक्षा संबंधित आपका एग्जाम होने वाला, तो ये सब तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। देखिए न्यायिक सेवा का जो जनक है या किसको मानते हैं, तो याद रखना है यह आपका हो जाएंगे कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को क्या कहते हैं साथी, तो यह को न्यायिक सेवा के जनक माने जाते हैं। और इनका समय जो था कब से कब तक था, तो याद रखना है 1773 से 1785 के आसपास इनका क्या रहता है साथी, तो समय रहता है, शासन रहता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई। देखिए सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है, इसमें जल्दी से बता दीजिए। क्या सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध है, या विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू किया गया है, तो यह कौन सा होगा। याद रखना है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम अगर बात कर लें सभी का समय काल के बारे में, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाता है। कब मिलाया जाता है, तो याद रखना है 1843 में। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि कब होता है, तो यह आपका 1845-46 में होता है। ठीक है, फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जो कि 1856 में होता है। उसके बाद आपका विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम आता है जो कि यह भी 1855-56 में आता है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है और आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे यह कौन थे, तो साथी यह आपका उपयुक्त सभी थे। ठीक है, उपयुक्त कौन थे, सभी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपका 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। ठीक है, जिसमें MG रनाडे थे, GV जोशी थे, MH चिपलूकर थे, ये सभी थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे तो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो यह आपका हो जाएंगे जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल जो होंगे यह होंगे, याद रखना है। और ए ह्यूम जो थे ये कौन थे, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 8 दिसंबर 1885 को। कहाँ होती है, तो मुंबई में होती है। ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बताए हैं। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी ये आपको 20 जुलाई वर्ष 1905 को की गई थी, जो कि आपको याद होना चाहिए। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। ठीक है, और यह जो घोषणा की गई थी यह आपको इस समय की गई थी, लेकिन लागू कब होता है, तो 16 अक्टूबर को क्या है यहाँ पे दिया गया है, 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को यह विभाजन प्रभावित रूप से लागू होता है। और इसी दिन से आंदोलन बढ़ जाते हैं, इसी दिन को काला दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की। देखिए लंदन में जो कर्जन वायली की हत्या की जाती है यह किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे मदन लाल ढींगरा के द्वारा। कब की जाती है, वर्ष 1909 में कर्जन वायली की हत्या की जाती है। ठीक है, तो यह चीज़ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह गोली मारकर हत्या कर देते हैं, तो ये सब चीज़ आप सभी लोग याद रखिएगा। कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है यह आपका C.R. दास के द्वारा। किसके द्वारा, C.R. दास के द्वारा। कब, तो दिसंबर 1920 ईस्वी को। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं सोमेलिनी के रोम मार्च के की गई थी। जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा, जल्दी बताएं, महत्वपूर्ण है किसके द्वारा। तो यह आपका होंगे साथी कौन, तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह गांधी जी की डांडी मार्च जो है इससे तुलना की गई है नेपोलियन के पेरिस मार्च से और सुमेलिन के रोम मार्च से। तो महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है। और ये सभी जो प्रश्न है लेवल का है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं
हम बहुत दिनों से देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो एक तरह से बिजनेस टाइप का बन गया है। स्केट्स एनसीईआरटी, स्केट्स एनसीईआरटी, वो भी 1 to 5 का बुक। अब बताइए बीपीएससी आपसे 1 to 5 पूछेगा जीवन में? कभी नहीं पूछेगा। बीपीएससी को हम बहुत दिन से जान रहे हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन देखते देखते मुझे पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न समझ में आ गया है। बीपीएससी कभी भी 1 to 5 से आपसे पूछेगा। बीपीएससी क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि 1 to 5 के आप टीचर बनने वाले हैं, तो आप जो पढ़ाने जाएंगे वो आपको जानकारी होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो ये नहीं है कि आपसे 1 to 5 का बुक में से कुछ पूछ देगा। तो फिर 1 to 5 में से पूछेगा तो फिर बीएड क्यों करवाया? बताइए, सीटेट क्यों करवाया, एस्टेट क्यों करवाया? ये सब बेवकूफ़ी वाला बात है। और हम देखते हैं कि यूट्यूब पे थंबनेल बनाकर तरह तरह का सब डाले रहता है, स्केट्स एनसीईआरटी, ये वो लन फन, और पूरा उस पर व्यूज़ भी है, पूरा बच्चा लोग उस पर एकदम खुश भी है। लेकिन वो सब फंसाया जा रहा है। पछताइएगा बाद में जब एग्ज़ाम होगा तब। लिख कर बोल रहे हैं, किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा आप लोग कि आपसे एनसीईआरटी का पैटर्न पे पूछा जाएगा, ना कि वहाँ से बुक से पूछा जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग याद रखा करें, ठीक है। तो बहकावे में ना आए, टाइम बहुत कम है। हम बार बार शुरू से ही बोल रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं चलता है। वो यूट्यूबर सबका काम क्या है? अपना पैसा बनाना, अपना काम करना, अपना ग्रोथ करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है ये सोचिए। अब ये जो वैकेंसी है कब आएगा कोई नहीं जानता है। एक प्रकार से कहा जाए तो डू एंड डाई है। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से सोचा कीजिए, उसके बाद किया कीजिए। अपने दिमाग का भी उपयोग कीजिए कि बीपीएससी है, ये कोई ऐसा है छोटा मोटा संस्था नहीं है जो कि कुछ पूछ देगा। इसमें सब जितने भी हैं सब आईएएस ऑफिसर ही हैं जो क्वेश्चन बनाएंगे आपका। तो थोड़ा सा समझा कीजिए, ठीक है। कहता है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत जो है प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? देखिए बहुत बार बताए हैं कि जो 1937 में आपका चुनाव होता है, इसमें जो कांग्रेस के बहुमत प्राप्त होते हैं, ये 5 प्रांतों में कह लें, 5 राज्य में कह लें प्राप्त होता है, ठीक है। वह कौन कौन था? तो याद रखना है, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था जो कि वर्तमान में ये संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रांत था, बिहार था, उड़ीसा था, ठीक है। तो ये जो 5 राज्य थे, 5 प्रांत थे, इसमें बहुमत प्राप्त होता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता कहते हैं किसको कहेंगे? तो चार्ल्स मेडकॉक को कहेंगे। चार्ल्स मेडकॉक जो हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहते हैं। और यह भारत में इनका जो समय रहता है साथी, कब से? तो 1835 से, ध्यान से सुनेंगे, 36 तक रहता है। देखिए ये सब चीज़ आपसे कोई नहीं बताएगा, हर चीज़ एक एक चीज़ हम तोड़ के बताते हैं ताकि कुछ भी पूछे आपसे तो आपको सामने कोई समस्या ना हो और उसको हल कर दें। जीएस का गारंटी लेते हैं। मैथ रीडिंग मेरे चैनल पे भी टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है, लेकिन जीएस का गारंटी लेते हैं कि आपका कोई नहीं पछाड़ सकता है जीएस में, कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया है? भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया है? तो यह आपका होगा कौन सा? तो याद रखना है उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, जो कि इसमें कौन है? तो उषा मेहता भी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, अरुण आसफ अली हैं। साथ ही ये सभी जो हैं ये इन्होंने मिलकर क्या किया है? तो भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, जो कि कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के समय में। कहता है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। और गांधी इरविन जो समझौता होता है साथी, यह आपको याद रखना है कब होता है? तो 5 मार्च वर्ष 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कहाँ होता है? तेज बहादुर सप्रू एवं साथी MR जयशंकर आदि के प्रयासों से यह किया जाता है। तो ये 2 व्यक्ति को आप लोग याद रखेंगे। और हम अगर बात कर लें तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हो जाती है, जो कि कांग्रेस जो है उस समय आपका चलते रहता है गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, वो चलते रहता है। उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती, खासकर गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर दिया जा रहा था, ठीक है ना, इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे। लेकिन इस समझौते के बाद वह मान जाते हैं और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। कहता है निम्न में से किस ग्रह
के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी बताते चलिए। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो मंगल। ठीक है, मंगल हो जाएंगे, याद रखना है आप सभी को। बढ़ते आगे तो कहता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपका क्या होगा, याद रखना है, यह आपका होगा साथी जीरोफाइट। जीरोफाइट हो जाएगा, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो चल आगे क्या, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा हम आपको इसके बारे में बता दें ताकि समस्या ना हो। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों को वनस्पति की हम कह लें तो यह जीरोफाइट कहलाता है। आपका है ट्रोपोफाइट, यह क्या कहलाएगा, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप सभी लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे तो कहता है वर्मिक कल्चर किससे संबंधित है। वर्मिक कल्चर जो है किससे संबंधित है, तो साथ ही यह आपका हो जाएगा किससे संबंधित है, तो केचुआ पालन से। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि वर्मिक कल्चर जो है यह आपका केचुआ पालन से संबंधित है। और पीसी कल्चर जो है यह क्या है साथी, तो पीसी कल्चर भी याद रखेंगे, हम अपने तरफ से बता रहे हैं आपको कि यह जो मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, सेरी कल्चर जो है यह आपका रेशम कीट से पालन से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ आपसे पूछ देगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे तीनों चीज़। ठीक है, मत्स्य पालन बता दिए, केचुआ पालन बता दिए, रेशमी पालन बता दिए, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध जो परियोजना है यह किस नदी पे है, तो यह आपको याद रखना है भागीरथी एवं भीलगन्ना। ठीक है, भीलगन्ना नदी पर है, तो यह आपको याद रखना है। और यह कहाँ है, तो उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी और टिहलगन्ना नदी पर स्थित है। यहाँ के सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है इस परियोजना के तहत। तो यह भी आप सब याद रखेंगे। कहता है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है कौन है, तो सिक्किम है। इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अधिकतम अगर आपसे पूछ ले तब क्या बताइएगा, तो याद रखना है साथी, इसमें अगर हम बात कर ले तो यह आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए। इसमें सही एक तरफ आपका संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उसके स्थान दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसमें आंसर करिए। तो यह आपका उपयुक्त सभी जो है यह क्या है, तो सुमेलित सही है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में है। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्था जो है ये आपका जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका शिमला में है, जो कि वास्तविक में सत्य है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया है। देखिए, जो महिलाओं पे घरों में उत्पीड़न किया जाता है, उस पर दबाव दिया जाता है, इसके हेतु यह महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और यह कब हुआ था साथी, तो यह आपका वर्ष 2005 में हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना था, पीड़ित महिलाओं को विविध सहायता कराना था, ये सभी थे। ठीक है, यह पूर्ण रूप से कब होता है, तो याद रखना है यह आपका लागू तो 2005 में होता है, लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक, कोई भी कानून जब लागू होता है तो वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। पूर्ण रूप से लागू होने में उसको साल 2 साल लग ही जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है 26 अक्टूबर वर्ष 2006 को यह पूर्ण रूप से लागू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण है, तो यह आपका क्या होगा, जल्दी बताएं। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी क्या, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह थोड़ा सा करेंट अफेयर का मुद्दा था, इस पर हम बात कर लेते हैं कि साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2022 में गुजरात के नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। और यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र था, जो कि गांधीनगर के केलोर में स्थापित है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे गुजरात के संदर्भ में। कहता है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है। जल्दी बता दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग, इसका क्या होगा, तो यह आपका मीराबाई चानू होंगे। आपको पता होना चाहिए साथी, भारतीय तोलन मीराबाई चानू जो हैं यह आपका BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीतते हैं। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। देखिए ये सभी जो है आप लोग एक बार एरोटेरिया का जो करेंट अफेयर है अर्धवार्षिकांक 6 महीने का जो करेंट अफेयर कंप्लीट है आपको वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। सारे प्रश्न कंप्लीट करवाए गए हैं। आपको बता दें साथी कि शिक्षक भर्ती को लेकर ऐसा कोई भी कंटेंट ना हो जो कि इस चैनल पे आपको नहीं करवाया गया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर से देखिए, चैनल में प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिए, तभी आपको कुछ होगा। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को शेयर कीजिए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ तो चलाते होंगे, तो प्लीज़ साथी रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करते चलिए। देखिए लोग आपसे विनती करते हैं कि जितना ज़्यादा लोग होंगे साथी, जितना ज़्यादा अपना परिवार बेहतर होगा, बड़ा होगा, बेहतर से बेहतर कंटेंट और भी अवेलेबल करवा पाएंगे। हो सके तो आपके सामने हम आ पाएंगे। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि अपना चैनल बड़ा हो, तभी हम आपके सामने आएँ और भी बेहतर ढंग से आपको क्लास दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी भोपाल। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण था इसलिए हम आपको बताए हैं। और ये कब होता है साथी, तो यह धम्म सम्मेलन जो है ये आपका 2023 में होता है, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा और बहुत चर्चा में भी था। आप लोग करेंट अफेयर नहीं देखते हैं, न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, देखा कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तो इसका क्या होगा साथी, जम्मू कश्मीर में मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर हम बात कर ले इसके बारे में, तो करीब करीब अगर अनुमान लगाया जाए तो यह 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बजट 2023-24 के में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बजट पूछेगा ही पूछेगा। तो यह आपका क्या होगा साथी, तो ऑप्शन ए होगा। 45.03 लाख करोड़ रुपया जो है यह क्या किया है साथी, तो केंद्र सरकार ने इसको खर्च करने का लक्ष्य रखा है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है। देखिए राज्यपाल है एक तरफ और राज्य दिए गए हैं, तो कौन राज्यपाल कहाँ है ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब तो जानकारी होना ही चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन साथी बी होगा, हिमाचल प्रदेश और शिव प्रताप शुक्ल जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग देख लीजिएगा कि कौन से राज्यपाल कहाँ के हैं। आगे बढ़ते हैं, तो और बिहार का जो राज्यपाल नए हैं कौन है ये आपको बताना है। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके लिखी गई है, जल्दी से बताएं। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको बताना है। तो यह आपका अमिताभ कुमार के द्वारा, किसके द्वारा, अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। कब है, तो फरवरी 2023 में यह साथी लिखी गई थी। और यह आपका 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में जो किया गया था, इसमें इनको सम्मानित भी किया गया है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, एक सेकंड साथी, हम 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है ऊपर में हम बोल दिए हैं, ठीक है ना, क्षमा, एक सेकंड क्षमा चाहेंगे साथी। इसमें क्या होगा, द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल पुस्तक जो है यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, फरवरी 2023 में 12वां शिखर जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था या फिजी में किया गया था, याद रखना है आप सभी को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करते हैं। ठीक है, यह भी आपसे पूछ देगा, तो आप लोग को याद रखना है। कहता है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे। तो बताइए जल्दी से क्या होंगे, यह आपके होंगे साथी, कौन, तो मिस्र। ठीक है, मिस्र के हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है। देखिए यह महत्वपूर्ण है, हम बार बार बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आपको
बजट पूछेगा, राष्ट्रीय आपका बजट पूछेगा आपसे, डाटाएं पूछेंगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पूछेगा, यही सब पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग इसको कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो हमको बोलिएगा, तो हम टॉपिक भी आपको गेस करके दे देंगे। अब क्या करें, इतना भी करने के लिए तैयार है आपके लिए, तो टॉपिक भी गेस करके देखिए। मेरा हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लगातार बीपीएससी का पेपर देखते आ रहे हैं, चाहे वो 65 हो, 67 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी हो, होने वाला समय हो, हम तुरंत बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है और क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मेरा भरोसा कीजिए, मेरे बात को मानिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन ए 40वां, ठीक है। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान था 40वां था, और इसका सूचकांक में भारत का जो स्कोर रहा है यह 36.6 रहा है। तो आपसे पूछ देगा, याद रखेंगे। कहता है दुनिया का पहला जेनरल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था? महत्वपूर्ण है, और यह आपका होगा कौन सा? तो भारत बायोटेक। भारत बायोटेक याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड क्लियर होने दीजिए। चलिए क्या है साथी, क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, और यह जो होगा क्या होगा? तो यह आपका प्रोटीन संश्लेषण होगा, ठीक है। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। तो याद रखेंगे, राइबोसोम कोशिका के खुदरी अतः प्रवर्तनी जालिका कहलाता है, और यह बाहरी सतह पर छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है क्या? उन रोगों को क्या कहेंगे? तो जल्दी बताएं, यह आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका साथी क्या? तो चिरकालिक जो है यह कहलाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं इसको हम चिरकालिक कहते हैं, और चिरकालिक जो है रोग है ये सामान्यतः पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? चिरकालिक कहेंगे। आगे है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? जल्दी बता दीजिए, प्रकाश संश्लेषित अंगक कौन है? तो यह आपका हरित लवण है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हरित लवण के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप सभी लोग याद रखेंगे। और हरित लवण के जो अंगक हैं ये तो आपको पता हो गया, इसमें आएंगे क्या? तो इसमें आपका क्लोरोफिल आएंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो यह आपका क्या होगा साथी? तो यह आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है यह कोशिका ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको दो नाम है, एक कोशिका ईंधन, एक कार्बोहाइड्रेट। कहता है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का जो आपका परिवहन होता है यह किस दिशा में होता है? तो याद रखना है, यह आपका साथी क्या होता है? तो उत्तर और नीचे दोनों की ओर होता है, ठीक है। कहाँ होता है? उत्तर और नीचे दोनों की ओर होता है। जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए ही हम संवहन तंत्र पाया जाता है, और इस संवहन तंत्र के नाम से ही हम जाइलम या फिर फ्लोएम कहते हैं। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो कहता है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यह क्या होगा? तो यह आपका उपयुक्त सभी होंगे, ठीक है। पादप अपशिष्ट पत्तियों में होते हैं, कोशिकाओं में होते हैं, रिक्तियाओं में होते हैं, छालों में होते हैं, फलों में होते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो सहायक होते हैं कौन होते हैं? तो यह आपका ऑक्सीजन एवं क्या होंगे? तो जिबरेलिन्स दोनों होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। और यह एक प्रकार से क्या है? तो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स जो है यह पादप हार्मोन्स है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, याद रखेंगे। ये पौधाओं के एक प्रकार से हार्मोन्स है, ठीक है। पादप का मतलब होता है साथ ही पेड़ पौधा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु या फिर वनस्पति प्रतिबिंब मिल सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह आपका होगा ऑप्शन क्या? तो अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा साथ ही यह क्या होगा? तो
वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या, सुनिएगा। नेक्स्ट कहता है सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। सामान्य जो नेत्र है यह अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ मतलब क्लियर वाइज देख सकते हैं। तो यह आपका क्या होगा, जल्दी बताएं। यह आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी डी, अनंत। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और सामान्य क्षेत्र, हम समान नेत्र की बात करें तो ये आपका 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इस तरह से थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है साथी, इसको ही हम कहते हैं क्या, तो इसको हम कहते हैं जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। और यह गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एक एमीमीटर है जो कि विद्युत धारा के शक्ति को मापती है। तो आपको कई बार बताया है गैल्वेनोमीटर, एमीटर के बारे में। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हर चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो। आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है साथी विस्थापन की दर को कहा जाता है क्या। तो विस्थापन की जो दर है इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम वेग कहेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम उसका क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। उसके बीच को जो दूरी को कहेंगे साथी, वो क्या कहेंगे, तो वो हम कहेंगे वर्ग के वैक्तु क्रम अनुपाती कहेंगे। ठीक है, दो कणों के बीच के लगने वाले जो दूरी को हम गुरुत्वाकर्षण बल को या फिर उनके बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, तो साथ ही इसके हम कहेंगे वैक्तुक्रम अनुपाती कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो कहता है निम्नांकित में से लवण का उदाहरण क्या है। देखिए, लवण का उदाहरण क्या है इसमें से, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो NaCl होगा। ठीक है, NaCl जो है यह लवण का उदाहरण है और HCl जो है यह अम्ल है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप सब याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ता है, कहता है Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। Mg मतलब मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम में +2 की जो है साथी, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी कितनी होगी, तो यह आपका 10 होगा। ठीक है, याद रखना है 10 होगा। और इसमें साथ ही मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है यह आपसे पूछ देगा तो 12 होगा। ठीक है, हर चीज़ आपको हम बता रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो। कहता है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन में से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का झांसा होता है। फिर से समझते हैं थोड़ा सा। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की झांसा होते हैं, तो यह आपका क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका यहाँ पे द्रवीभूम पेट्रोलियम गैस का अव्यय है। द्रवीभूम पेट्रोलियम गैस का जो अव्यय है इसमें क्या है, तो सभी हैं। वह क्या है, तो ब्यूटेन है, एथेन है और प्रोपेन, ये सभी है। इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सह संयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में जो करने वाला यहाँ पे संयोजिक है यह क्या है, तो यह आपका यहाँ पे क्या है साथी, तो H2O है। ठीक है, जल एवं साथ ही हम बात कर ले तो एक संयोजिक यौगिक है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जो कि सभी को पता होगा। ये हम अगर ऐसा आंसर ना भी देते तो आपसे उम्मीद है कि सही कर पाते। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है। देखिए, एल्डिहाइड जो है इसके में पूछ रहा है आपसे, तो यह आपका क्या होगा, तो -CHO होगा। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका -CHO हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है क्या है, ये आपसे पूछ रहा है क्या है भाई, तो यह आपको याद रखना है। यह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका कानूनी अदालतों द्वारा अप्रणीत, या फिर हम कह लें अदालतों द्वारा
अपरिवर्तनीय। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो भारतीय संविधान में नीति निधक का बात की गई है, यह कहाँ पे है, तो आपको अनुच्छेद 36 से 51 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, 51 है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचन सदस्यों की भी शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है और इसे होगा आपका 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, 17वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखेंगे। यह कब होते हैं, तो यह आपका साथी वर्ष 1992 में होता है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्या है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व है। अर्थ इसका यह है कि एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। कहता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। देखिए, केंद्रीय सरकार का उच्चतम जो सिविल अधिकारी होता है यह कौन होता है, तो यह आपका होता है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, आपको पता होगा, जिसको हम कैबिनेट सचिव कह लें, मंत्रिमंडल सचिव कह लें, यही सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। और यह राज्य में मुख्यमंत्री के बाद होते हैं, और देश में अगर हम बात कर लें, साथ ही प्रधानमंत्री के बाद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। देखिए, इसमें से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो यह आपका क्या होगा, साथ ही कानून और व्यवस्था जो है यह क्या है, तो स्थानीय सरकार की मामला नहीं है। यह क्या है, तो यह राज्य सूची का विषय है। इस तरह से याद रखेंगे, जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम बताएंगे। साथ ही यह जो है आपका क्या है, तो यह आपका ऑप्शन होगा तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विधायक, सांसद और मंत्री के द्वारा ली जाने वाली शपथ है, प्रतिज्ञा है, जो कि इसका उल्लेख मिलता है। और हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं तो कहता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आपका होगा साथी किस अनुच्छेद में, तो यह आपका अनुच्छेद आपका 49 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निषेधक जो तत्व है, इसमें अनुच्छेद आपका 49 जो है, यह राज्य के यह अपेक्षा करती है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो, स्थान हो, वस्तु हो, इसका क्या करें, संरक्षण करें। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, तो यह आपका होगा साथी कौन सा, तो याद रखना है अनुच्छेद 335। ठीक है, अनुच्छेद 335 जो है यह भारतीय संविधान में अनुसूचित अर्थात SC और ST वर्ग के लिए क्या किया गया है, तो आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, इसका क्या होगा, तो यह आपका होगा सामाजिक अर्थव्यवस्था का। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है यह सभी चीज़, तो आप लोग को यहाँ याद रखना है। देखिए क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। देखिए साथी, हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं ताकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है, और आप ही लोग कहते हैं कि क्लास थोड़ा छोटा कीजिए, थोड़ा कम एक्सप्लेन कीजिए, इसलिए हम चल रहे हैं। नहीं तो साथी मेरा आदत है कि हम हर पॉइंट में 2-3 बात ज़रूर बताते हैं। फिर भी 1 घंटा का मिनिमम हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर, आपके समय से कीमती आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है, तो यह आपका आता है साथी कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो यह आपका होगा ऑप्शन वस्तुओं का परिवहन। ठीक है,
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहता है आपका यहाँ पे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है क्या है, तो यह आपका हो जाएगा क्या है, तो 16.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य का जो शहरीकरण है यह 16.2% है, ठीक है। जबकि पिछले साल की अगर हम बात कर ले तो यह 15.3% था। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकता जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, यह शामिल किसमें है, तो यह आपको याद रखना है, सभी होगा। इसमें आपका सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास करना है और वित्तीय क्षेत्र, ये सभी होंगे। तो यह आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि की अगर हम बात कर ले साथी तो इसमें 7 योजनाओं की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है, बुनियादी ढांचा का एवं निवेश करना है, लिखते चलिएगा, 2 हुआ। तीसरा है निश्चित क्षमताओं का विस्तार करना, चौथा हरित विकास करना, पाँचवा है युवा शक्ति और छठा आपका शायद है वित्तीय क्षेत्र। कितना हो गया साथी, जल्दी बताइएगा। एक है आपका समावेशी विकास। तो इस प्रकार से आपका 7 है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो यह कौन सा हिस्सा है, यह आपका जल्दी बताइए। तो यह खड़गपुर पहाड़ी होगा, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी होगा। जबकि याद रखना है कहाँ पड़ता है, तो यह रोहतास पठार में विंध्य क्रम की उत्तरी पश्चिम की पहाड़ी में पड़ता है साथी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित भारतीय द्वीप में से कौन सा द्वीप भारत का एवं श्रीलंका के मध्य है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है कौन सा है, तो यह आपका साथी क्या होगा, जल्दी बताएं। यह आपका होगा रामेश्वरम। कहाँ है रामेश्वरम, जल्दी देखिए, तो आपका यहाँ पे है रामेश्वरम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा आप सभी लोग, भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए सबसे लंबी अगर नदी की बात करें तो बिना सोचे समझे गंगा पे मारेंगे। गंगा जो है भारत की सबसे विशालतम और सबसे बड़ी नदी है। अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लें तो यहाँ पे लिख लेंगे 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र आता है, सिंधु आती है, ये सभी चीज़ आते हैं। तो ये आप लोग क्रम के वाइज याद रखेंगे। कहता है रेगुल किसका नाम है। देखिए रेगुल जो है यह एक मिट्टी का नाम है, वो भी कौन सी मिट्टी का, तो वो आपको याद रखना है, काली मिट्टी को हम रेगुल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या। एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित ताराओं का समूह है इसी को तो हम कहते हैं साथी क्या, तो याद रखना है नक्षत्र, ठीक है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले जो तारा हैं इसका एक समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है नक्षत्र कहते हैं। और उसके बाद हम बात कर लें तो कहता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और यह आपको 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, एक सेकंड साथी, यह आपको इसी दिन 2 चीज़ मनाते हैं, ठीक है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो पृथ्वी दिवस, दूसरा पर्यावरण दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है आपका यदि 2 स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब जल्दी से बता दीजिए तब क्या होगा साथी, दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा कितना। देखिए यह आपका फिजिक्स का है प्रश्न और यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका राइट आंसर जो होगा यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा बना कर देखिएगा तब आपको 100% उचित आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। देखिए समुद्री धाराओं में से हिंद महासागर की जो धाराएं नहीं है वह कौन नहीं है, तो याद रखना है वेनेजुएला धारा, ठीक है। वेनेजुएला धारा एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अंटार्कटिक महासागर के पूर्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है। देखिए उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का जो हिस्सा नहीं है वह कौन नहीं है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बियर, ठीक है। बियर जो है यह आपका हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है यह क्या है, तो याद रखना है यह आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो है यह आपका पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य जो है
विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे। कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। आगे चलते हैं तो कहता है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया? कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है इसमें से किसने किया? तो याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल ने। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली को लागू किया गया है। और यह प्रणाली जो है इसके तहत किसी भी देश में उपलब्ध उद्योग के अनुसार उसे देश के द्वारा जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। तो यह आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं तो कहता है ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत का जो संरक्षण दिवस है ये आपको 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और सर्वप्रथम आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। कब? तो वर्ष 1994 में। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। कहता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड साथ ही क्लियर होने दीजिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है यह क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? तो यह आपका उपयुक्त सभी के लिए शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं में वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीव संरक्षणों के लिए। तो ये सभी हो जाएंगे, इस तरह से आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और यह आपका किसके द्वारा दिया जाता है? तो वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो स्थित है यह कहाँ पे है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन साथ ही नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में है, जो कि वर्ष 1982 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। और इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम क्या है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, और अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना 5वीं राज्य व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी बताएं। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक जो पुस्तक है यह पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आपका होंगे महात्मा गांधी। ठीक है, पंचायती राज के जो समर्थक थे वो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ही थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न आपको हम कल भी बोले थे कि आपको राज्य का, आपका देश का जो कितने लोकसभा, कितने विधानसभा, कितने क्या हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपको? तो 243 है। ठीक है, 243 है, जो कि महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे 243। आगे चलते हैं, कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है और यहाँ कोड के माध्यम से आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा? यह आपका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी होगा, सभी चारों। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण है, औद्योगिक नीति है और शिक्षा नीति है, जो कि आपका महत्वपूर्ण है, सभी होंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं? तो यह आपका क्या होगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है यह धान का खेत है। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि धान का जो खेत है यह क्या है? तो मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है साथी सत्य होता है। और यह आपका अंतिम प्रश्न है जीएस का, जिसमें कहता है पारिस्थितिक संस्थाई मिक्तियता है, यह किस आंदोलन का नारा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो है आपका चिपको आंदोलन का नारा है। आपको पता होगा साथी उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन चलाए गए थे या मध्य प्रदेश में चलाए गए थे, ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बताए हैं। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं कौन होते हैं? तो सुंदर लाल बहुगुणा होते हैं। यह भी आप लोग याद रखेंगे। यह आपका उत्तराखंड में चलाया जाता है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही उत्तर प्रदेश में। या कहाँ चलते हैं? तो उत्तराखंड में चलते हैं। और कब होता है? तो वर्ष 1970 के आसपास। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और यह जो आंदोलन था
पर्यावरण के संरक्षण के लिए था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। साथ ही मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न है यहाँ पे हम नहीं करवाएंगे, उसका हम एक अलग सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ गिजमिज होगा, जीएस में आपको समझ में अलग से नहीं आएगा और मैथ रीजनिंग फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर दिए हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।